बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, अगर पाकिस्तानी मईशत की ज़बू हाली की बात की जाए तो उसके मुख्तलिफ पहलू हैं और उसमें सबसे बड़ा जो अहम एलिमेंट है वो पाकिस्तानी रुपया है, जो कि गुज़िश्ता एक साल में लगभग 30% कमज़ोर हुआ। लेकिन गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत और उनके साथ फ़ौज की मदद से जो स्मगलिंग के उसकी रोकथाम है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन है, उसके इम्पैक्ट आने शुरू हो गए हैं। और हाल ही में अगर बात किया जाए तो पाकिस्तानी रुपए की कदर सिर्फ 3 हफ्ते में, नाज़रीन, सिर्फ 3 हफ्ते में बेहतर हुई है और हमारा रुपया सितंबर में सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी में शामिल हो चुका है। और ऐसे में जब दुनिया की करेंसी डॉलर के आगे अपनी वैल्यू खो रही थी, रुपया डॉलर के मुकाबले में 6% मजबूत हुआ है। कौन सी जादू की छड़ी है, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ इस पर भी बात करेंगे कि ये जो इकदाम उठाया जा रहा है ये तसलसल के साथ जारी रहेगा या नहीं, कौन से ऐसे सस्टेनेबल मेजर्स हैं जिनको लिए जाने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ जो रियल इफेक्ट एक्सचेंज जो रेट है उस तक कैसे पहुंचा जा सकेगा। नाज़रीन, तिजारत की आड़ में हमने देखा था कि स्मगलिंग ने मुल्क की मईशत को जिस तरह नुकसान पहुंचा और इसी वजह से जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है इसको हुकूमत ने अब रेगुलेट करने की इजाज़त दे दी है। और कमोबेश 200 अशिया ऐसी हैं जो कि अफगानिस्तान पर ट्रेड करने की जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है और इसमें यकीनन अफगान हुकाम की रजामंदी भी शामिल है। इससे हमारी जो मईशत है उसको कितना सहारा मिलेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन मुल्क के जो अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उसके हवाले से भी इकदाम लिए जा रहे हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन को जो कि बगैर दस्तावेजात के साथ मुल्क में रह रहे थे उनको 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है कि वो, वरना अगर वो वापस नहीं जाएंगे तो फिर उनको डिपोर्ट भी किया जाएगा, उनकी जायदादें भी जब्त कर ली जाएंगी। और इस पर बड़ा ही वाज़ेह पैगाम जो है वो हमारी निगरान हुकूमत और हमारी जो फ़ौज है उसकी जानिब से आया हुआ है। एक जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है उसमें जो एक अहम पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि हमारे जो निगरान फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं उनकी अफ़गानी हम मनसब से तिब्बत में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में दोनों ने अमन और इस्तेहकाम को जो दरपेश चैलेंजेस है उस पर बात की है, ताउन की यकीन दहानी कराई है। यकीनन ये जो सिनेरियो इस वक्त बना है इसमें ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। इसी पर बात करेंगे। मोज़िज़ पैनल का तारुफ करा दूँ, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सिद्दीक साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मंसूर अहमद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। साथ साथ हमें खाकान नजीब साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। आप दोनों का भी शुक्रिया। सर, आपकी तजुर्बे से फ़ायदा उठाते हुए मैं सवाल ये करना चाहूँगी आपसे कि हम जब भी अपने मुल्क को 20-30 सालों में देखते हैं तो तवातुर के साथ जो है वो एक पस्ती की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो हमारी इकॉनमी ले लें, चाहे वो हमारे दिफाई मामलात ले लें या हमारी इंटरनल जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है। सर, मसला क्या रहा है? इसको काउंटर करने की कोशिश नहीं की गई और अगर की गई तो कहाँ नेग्लिजेंसी लगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख़्याल में कि इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि कंसिस्टेंसी, इस्तकामत जी के साथ पॉलिसीज़ को परसू करना। यानी अगर आप मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाही इक़दामात करते हैं तो कुछ अरसे के बाद 2-3 साल के बाद वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है, मुनक़ता हो जाता है। ठीक, उसकी एक वजह यह थी कि डेमोक्रेसी जो है पाकिस्तान में वो चल नहीं पाई। कई हुकूमतें हमने देखी पिछले कम अज़ कम 30-35 साल में 2 से 2.5 साल हुकूमतों की ज़िंदगी थी। कुछ अरसा हुआ है, तकरीबन 10-12 साल हुए हैं कि 2 हुकूमतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और PMLN की उन्होंने 5-5 साल पूरे किए 2008 के बाद। तो हुकूमतों की तब्दीली, पॉलिसियों में तसलसल का ना होना और इस्तकामत का ना होना, और फिर ये कि किसी एहतसाबी निज़ाम की अदम मौजूदगी, एक सख्त एहतसाबी निज़ाम जिसमें अगर कोई अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहा और मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, करप्शन कर रहा है, लीकेजेस हो रही हैं, वो चीज़ें भी हमें ले डूबी हैं इस सारे अरसे में। और एक बात यह है कि तकरीबन 30 साल से या 35 साल से या 40 साल से मेरा जर्नलिज्म में जो तजुर्बा है उसमें हमें पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो माहिरीन हैं वो कहते रहे कि आप अपनी इकॉनमी के अंदर जो डिस्टार्शंस हैं उनको ख़त्म करें। यानी इकॉनमी में जो इस्लाहात चाहिए, टैक्स का निज़ाम बेहतर करें, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करें ताकि आपको फ़ॉरेन लोन्स पे ना डिपेंड करना पड़े, आप अपने अखराजात ख़ुद अपने टैक्स के निज़ाम से पूरे करें। ये ख्वाब भी कभी पूरा नहीं हुआ। बड़ी कोशिशें की गई, बड़े जतन किए गए,
अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका क्योंकि लोग टैक्स देना पसंद नहीं करते, और वो लोग ख़ास तौर पर जो अमीर और बड़े अमीर कबीर लोग हैं। और अभी हाल ही में IMF ने कहा है कि आप अमीरों को टैक्स करें और गरीबों के ऊपर खर्च करें। ये एक बुनियादी बात थी जो आज तक हमने नहीं की। एक ये वजह है। तो जो इस्लाहात हैं मईशत की जो बहुत ज़रूरी हैं, नागुज़ीर हैं, हमें मशवरा दिया जाता रहा है पाकिस्तान के अंदर जो मईशतदान हैं और बाहर के, कि आप अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, वो नहीं किए गए और अवॉइड किया गया। हुकूमतों ने अपनी मसलहतों के तहत कभी कुछ मसला देखें। यही वो गफलत है जिसकी मैंने आपसे पूछा था कि ये वो गफलत है। और इस वक्त जो इस वक्त निगरान हुकूमत है वो कहती है हम PIA को और कई और इदारों को जो कि मईशत के लिए तबाही का सबब है, जिन पर आप एक कुएं की तरह उसमें पैसा फेंक रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज किया जाए। इसकी रेजिस्टेंस होती रही है सियासी बुनियादों पे, ये भी एक बड़ी वजह थी। तो अब अगर इन सारी चीज़ों के बाद पाकिस्तान की मईशत तबाही के धाने पे पहुंची है और अगर रियलाइजेशन है, जैसे आपने कहा कि निगरान हुकूमत और उसके बाद आने वाली हुकूमतें और फौज और एस्टेब्लिशमेंट, अगर ये सब मिल के ये डिटरमिन हो चुके हैं कि हमने मईशत को संभाला देना है, रिफॉर्म्स करने हैं और मईशत को दोबारा बहाल करना है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है खाकान साहब, जो कि हम बात करना चाह रहे हैं, रुपए की जो कदर इस वक्त काफ़ी अच्छी और मजबूत होती हुई जा रही है, लेकिन उससे पहले मैं ये सवाल, एक जनरल क्वेश्चन आपसे करूंगी कि डॉलर जो है वो हमारी मईशत में क्या किरदार अदा करता है, और इस वक्त दुनिया में जब दीगर करेंसी के मुकाबले में डॉलर इतना तगड़ा हो चुका है, ये ओवरऑल क्या इम्पैक्ट दुनिया में भी छोड़ रहा है? लेकिन जो आपके रुपए की कदर है ना, वो तो एक तरह से बैरोमीटर है कि आपकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक, अगर आप दुनिया को बहुत कुछ बेचते हैं, लेट्स से एक्सपोर्ट करते हैं, और दुनिया आपसे चीज़ें खरीदती है, तो आपके पास दुनिया की करेंसी ज़्यादा सप्लाई होंगी, डॉलर ज़्यादा सप्लाई होगा। डॉलर कोई एक मेजर करेंसी, हार्ड करेंसी लेकर चलते हैं, तो आपकी अगर सप्लाई डॉलर की बढ़ेगी तो आपके मुल्क में डॉलर ज़्यादा आ रहा होगा। अगर आपकी रेमिटेंसेस बढ़ेंगी तो आपके मुल्क में डॉलर ज़्यादा आ रहा होगा। अगर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही होगी तो आपके मुल्क में डॉलर ज़्यादा आ रहा होगा। सो इन दी एंड तो ये बैरोमीटर है आपकी पैदावारी सलाहियत का, उसी से डॉलर की सप्लाई बढ़ती है। पाकिस्तान में चूँकि हमारी इकोनॉमी की इनहेरेंट वीकनेसेस हैं, हम दुनिया को मतलब लेदर और धागे के अलावा कुछ बेच नहीं पाते, क्योंकि हमने उस तरह अपना एक्सपोर्ट को डेवलप नहीं किया, बल्कि एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP नीचे जाता रहा। यानी कि इकोनॉमी का जो पूरा हुजम था, उसका जो एक्सपोर्ट हिस्सा था वो कम होता रहा। कहीं 12-13% था, अब 8.5% रह गया है इकोनॉमी का। सो ये सबसे बड़ी वजह है। इससे होता यह है कि जब रुपया कमज़ोर होता है तो एक आम आदमी के पे जो सबसे बड़ा असर पड़ता है, बिकॉज हम एनर्जी डिफिशिएंट हैं, हम 70% अपनी पेट्रोलियम नीड्स के लिए डिपेंड करते हैं बाहर के ममालिक पे। तो आपको मालूम है कि जो पेट्रोल की कीमत बहुत बड़ी मुल्क में, जो डीजल की कीमत बहुत बड़ी मुल्क में, जो एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी की कीमत भी बहुत बड़ी मुल्क में, एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका रुपए की कदर में कमी होना था। अब इससे इन्फ्लेशन आती है, उसका अगला इफेक्ट ये है। फिर आप वीट के लिए भी डिपेंडेंट हैं दुनिया पे, लेंटिल्स के लिए भी डिपेंडेंट हैं, पाम ऑयल के लिए भी डिपेंडेंट है। 25% ऑफ GDP, ये एक बहुत बड़ा चीज है। आप एक्सपोर्ट करते हैं 8-9% ऑफ GDP, आप इंपोर्ट करते हैं 25% ऑफ GDP। शायद ये तो आप भी समझ गई होंगी ना कि अगर ये खसारा होगा तो फिर रुपए की कदर पे प्रेशर आएगा, बिकॉज डॉलर आपके पास है नहीं है और आपने इंपोर्ट इतनी बड़ी करनी है और एक्सपोर्ट और रेमिटेंस मिलाकर भी आप वो खसारा पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, यानी कि जी सर बोले। एक आखिरी चीज जो अभी हुई है, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेके जो एक सेंटिमेंट बन गया। मैं इस पर आऊंगी, पहले तो बेसिक क्वेश्चन मैं ही करना चाह रही थी कि एक डॉलर जो है वो पाकिस्तान की मईशत में क्या किरदार अदा करता है। मंसूर साहब से सवाल ले लेती हूँ। मंसूर साहब, जो एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ तिजारती, इक़्तिसादी और दिफाई जो इंटरेस्ट होता है उस पर ताल्लुकात इस्तवार किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, मैंने जैसे कि ये 20-30 सालों से जो हमने गफलत बढ़ती है, वो हमारी मईशत को ले ले, वो हमारी दिफा को ले ले, या वो हमारी डिप्लोमेसी को ले ले, हमारी लॉबिंग इतनी अच्छी नहीं हो सकी, हम हमेशा टेररिज्म का शिकार भी रहे, हम अमेरिका के साथ फ्रंट लाइन इत्तेहादी भी रहे,
हमारा $500 ट्रिलियन जो है वो नुकसान हो चुका है, इतनी जानें जा चुकी हैं, लेकिन आज भी हम वहीं पर स्टैंड कर रहे हैं कि हमें अपने जो नेबर्स में जो ममालिक हैं उनके साथ मामला तय करने में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। तो इस यहाँ पर हमसे क्या गफलत हुई? देखिए, मेरा ख्याल है किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक तो डोमेस्टिकली सबसे पहले अपनी सोसाइटी पर, अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी इकोनॉमी पर तवज्जो दे। और जब आपका मुल्क, आपकी नेशन, आपकी सोसाइटी, आपकी इकोनॉमी खास तौर पर आजकल के दिनों में स्ट्रांग होती है, तो फिर उसके बाद ज़रूरी होता है कि आप अपने जो दूसरे ममालिक के साथ रवाबित हैं, तमाम बैनुल-अक़वामी जो रिश्ते हैं, उनके साथ एक अच्छी बुनियाद पर ताल्लुकात उस्तवार करें, एक गुडविल के ऊपर ताल्लुकात उस्तवार करें, और गुडविल से भी ज़्यादा एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें। और इसमें स्टार्ट हमेशा बहुत ज़रूरी होता है कि आपके नेबर्स के साथ सबसे पहले आपके अच्छे रिलेशंस हों, आपके नेबर्स के साथ आपके कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप हो, जिसमें इकोनॉमिकली भी अच्छी रिलेशनशिप हो, लोगों का आना जाना, आमदोरफ्त के भी मौके हों, और एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी भी तरफी हो। अब अनफॉर्चुनेटली एक तो हमारे जो नेबर्स के साथ रिलेशनशिप मसाइल का शिकार रही, कुछ नेबर्स के साथ खास तौर पे कुछ नेबर्स के साथ हम अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने में कामयाब हुए। इसकी वजूहात कुछ बैनुल-अक़वामी फैक्टर्स भी थे कि 50 साल से ज़्यादा हो गए जब यहाँ पे हमारे नेबरहुड में फॉरेन इंटरवेंशन रही। पहले सोवियत यूनियन की इंटरफेरेंस रही अफगानिस्तान में, फिर अफगानिस्तान मुसलसल एक इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा, फिर यूएस और नेटो की प्रेजेंस भी रही 2 डेकेड्स, और उनके जाने के बाद भी वहाँ पर अभी तक मुस्तकिल तौर पर स्टेबिलिटी नहीं आई। भारत के साथ भी हमारे रिलेशन में क्योंकि हमारा बेसिक इश्यूज है हमारे कश्मीर के ऊपर भी और सिक्योरिटी के मसाइल पर भी, तो जो तिजारत की आमदोरफ्त, तिजारत और लोगों की आमदोरफ्त होती है, वो उस तरह से परवान नहीं चढ़ सकी। चाइना के साथ बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है, लेकिन यूएस और चाइना और मेजर पावर्स की जो कन्फ्रंटेशन रही है इस एरिया में, उसने भी रिलेशंस को चाइना के साथ जिस किस्म का सीपेक में या जो उनका BRI का इनिशिएटिव है उसको आगे ले जाने में जिस किस्म की प्रोग्रेस होनी चाहिए थी गुज़िश्ता सालों में, वो शायद उस हद तक नहीं हो सकी, लेकिन हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। और इसी तरह ईरान है। तो मेरा ख्याल है हमें ये इस वक्त हमारे पास एक अच्छा मौका है। आपने बताया कि हम, आपने जिक्र किया अपने इब्तदाई में कि पाकिस्तान एक बुनियादी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान बतौर मुल्क और पाकिस्तान की सोसाइटी चैलेंजेस का शिकार है, हमारी इकोनॉमी भी चैलेंजेस का शिकार है, और मेरा ख्याल है चैलेंजेस में से ही अपॉर्चुनिटीज निकलनी चाहिए। हमें इस वक्त अपनी तवज्जो देनी चाहिए अपनी सोसाइटी पर, अपनी मईशत पर, इनको स्ट्रॉन्ग करने पर, और साथ ही अपने ताल्लुकात अपने नेबर्स के साथ और बाकी दुनिया के साथ उनको मजबूत बुनियाद पर शुरुआत करने। ठीक है, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सदर फॉरेन एक्सचेंज मलिक ने। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम। अच्छा मलिक साहब, बड़ी अच्छी बात है, इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ा एग्रेसिवली एक स्टेप लिया जा रहा है निगरान हुकूमत की जानिब से, फ़ौज उसकी मदद भी कर रही है, और यकीनन जो डॉलर स्मगलिंग हो रही थी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही थी, इलीगल एक्सचेंज कंपनी से उनके खिलाफ कार्रवाई, और सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो लिए गए कि 3 हफ्ते कबल जो रुपया डॉलर के मुकाबले में बिल्कुल डी वैल्यू हुआ था, लेकिन आज जो है दुनिया की बड़ी करेंसी जितनी भी है उसके मुकाबले में रुपया मजबूत होता जा रहा है। क्या कमेंट करेंगे आप इस पे? बहुत अच्छे है ये सब। मैं समझो अल्लाह का करम है, रबी अव्वल का महीना है, और सारा क्रेडिट आसिफ चीफ ऑफ स्टाफ हो जाता है जिन्होंने ये भारी पत्थर उठाया जो उठाने को तैयार था। सिविल हुकूमतें जितनी भी थी वो उनके अपने टेस्ट होते थे, और वो इस वजह से जैसे आपने रिपोर्ट पढ़ा होगा उसमें सबके हाथ रंगे हुए थे। तो इस बहती गंगा में सब हाथ धो रहे थे, अब इन हाथों को काटना होगा, और इन्होंने क्रैक डाउन किया और उसको कोई लिहाज नहीं किया। बड़े बड़े आपको देखे गोदामों में अजनास की बोरियां और चीनी की बोरियां, गंदम की बोरियां, कोई चीज इन्होंने छोड़ी नहीं जिससे माफिया ने। और ये सब क्रैक डाउन का गुड गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर का नतीजा है कि आज आप जितनी लीकेज थी वो रुक गई, स्मगलिंग बंद हो गई। वो जो पैसा आपका लीक हो रहा था वो सरप्लस हो गया, रिजर्व में शामिल हो गया। इससे पहले जो है आपको देखना डॉलर $30 था, और अब मुश्किल से जो है $5 मिलियन से $7 मिलियन इंटरबैंक सेल कर पा रहे थे। अब आप $20 से $25 मिलियन पर डे इंटरबैंक सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरबैंक का रेट भी आपने देखा 308 से कम हो गया, आज तकरीबन 280 से 2 के करीब हो गया, और आने वाले दिन में ये 250 तक जाएगा इंशाल्लाह। तो यही नतीजा होता है गुड गवर्नर का। और पाकिस्तान में करप्शन और गुड गवर्नर का इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो पाकिस्तान में तो अल्लाह ने बहुत वसाइल दिए हैं। हमारे जो इस वक्त एक
करोड़ 20 लाख आदमी पाकिस्तानी बाहर हैं, अगर वो सिर्फ $300 भेजें तो 36,000 मिलियन डॉलर बनते हैं, 3.6 बिलियन बनते हैं, जो पाकिस्तान यानी 40 अरब डॉलर कमा सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र अभी आपने पढ़ा होगा 15 तकरीबन इस महीने अभी तक 9 लाख से 1 मिलियन लोग जा चुके हैं, और ये सारे पाकिस्तान को 1 महीने बाद आप देखें वापस रेमिडेंस भेजेंगे। अब रेमिडेंस का जो हमें बढ़ाने का एक ही टूल है, हम इंटर बैंक का और फ्री मार्केट का, ब्लैक मार्केट नैरो होता है कि लोग सिर्फ ऑफिशियल चैनल को अपने पैसे भेजें। और अब हुकूमत ने इसको आपको पता है 20 अरब डॉलर की सोनी धरती प्रोग्राम में इंसेंटिव दिया है। और इस तरह जो आदमी, कल हमारी मीटिंग थी आला हुकाम से, हमने उन्होंने कहा जी आप बाहर की कंपनी के बजाय आप ये इंसेंटिव यहाँ रिसीवर को दें और या सेंडर को दें, ताकि वो जैसे क्रेडिट कार्ड को जितने भी आप स्कीमें चलाते हैं तो उसका 10 से 15% जब कोई क्रेडिट। अच्छा मलिक बोस्तान साहब, आपने बात तो कर दी कि हुकूमत को रुपए की कदर को सहारा देने के लिए डॉलर को इन्फ्लो करना पड़ेगा, ज्यादा बढ़ाना होगा, लेकिन एक जो चीजें हैं जिसमें हम देख रहे थे कि ये जो इलीगल एक्सचेंज कंपनीज थी, हवाला हुंडी का काम करती थी, 700-800 के करीब ऐसी कंपनीज थी। सर आप तो प्रेसिडेंट रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज में, मतलब आपके आंखों के नीचे ये सारी चीज़ें होती रहीं, कभी इसकी निशानदेही नहीं की गई? क्योंकि ये 1-2 महीने की बात नहीं थी, ये तो सालों से ये काम चलता हुआ आ रहा था, जो इलीगल एक्सचेंज कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी हवाला हुंडी का। ये हमने निशानदेही की और में तो इतनी जरूरत ही नहीं थी। मैंने तो आर्मी से पहले लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को बताया कि इनकी इलीगल करेंसी डीलर की इतनी जरूरत होगी है, ये अब आके एक्सचेंज कंपनी के बाहर खड़े हो गए, जो कस्टमर आता है उसको वो ये हम अगर 5 से 10 रुपए ज्यादा ऑफर करते हैं और उनको बरगला के अपने खुफिया दफ्तरों में ले जाते हैं और स्मगलिंग कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान रुपये अगर नहीं रोका तो 500 तक हो जाएगा, 500 भी कुछ। तो उन्होंने ये बड़ी मेहरबानी की आर्मी चीफ साहब ने, उन्होंने पूरे एक फोर्स बनाई, क्रैक डाउन किया इनके जो तक गए। और ये तो 30,000 लोग हैं, सिर्फ अभी 700 के खिलाफ FIR कटी हैं। कल भी मैंने ये पॉइंट उठाया कि FIR काटना कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि आज तक आपने 500 FIR काटी है, एक भी किसी को सजा नहीं हुई। उसकी वजह यही है कि आप जो पैसा भिजवा रहे हैं उसका नाम नहीं डालते, आपको उसको ये आपको दरगुजर नहीं होगा, इनका खिलाफ एक्शन होगा। यही मेन बेनिफिशरी है जो अरबों डॉलर पाकिस्तान के बाहर ले गए। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज की कंपनी पिछले 30 साल में 180 अरब डॉलर जो है पाकिस्तानी बैंकों से गैर मुल्कों में ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है, जो कहाँ रिकॉर्ड है, और जो ऑफ रिकॉर्ड है उसका तो रिकॉर्ड ही नहीं किसी के पास। तो पाकिस्तान में जैसे मतलब ये लीकेज थी गुड, जब लीकेज आप रोकेंगे तो ये सारा पैसा आपके रिजर्व में शामिल होना शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, आपने वक्त दिया। जावेद साहब, एक जो और एक बड़ी चीज़ है जिसने हमारी मुल्क को एक तरह से हमेशा एक मैं कहेंगे डार्क उसमें रखा, स्पेकुलेशन। जितनी अफवाहें हमारे मुल्क में गर्दिश करती हैं उसकी वजह से एक अनसर्टिनिटी पैदा होती है, वो एक एतमाद की फ़ज़ा ख़त्म हो जाती है। इस वक्त क्यों हमारे आर्मी चीफ साहब सिर्फ अभी तो डंडे की बात की, उन्होंने अभी डंडा उठाया भी नहीं है और तमाम चीज़ें सीधी होती हुई नज़र आ रही हैं। ये जो डेमोक्रेसी, ये जो प्रिवेल करती हैं, इतनी सियासी जमातें डेमोक्रेसी की बातें करती रहती हैं, इनकी गुड गवर्नेंस हमें क्यों कभी नज़र नहीं आई कि ये इक़दाम तो उनको करने चाहिए थे? देखिए, बदकिस्मती ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अब वो जो एक डेफिनीशन है पॉलिटिकल पार्टी की डेमोक्रेसी में, ख़ास तौर पर वेस्टर्न डेमोक्रेसी में, उस पर ये पूरी नहीं उतरती। ये तो एक फैमिली लिमिटेड कंपनीज़ हैं, इनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। इनका एक प्रेसिडेंट या एक चेयरमैन या एक सरबरा होता है, वो साल फॉर डेकेड्स चलता है। हमारे पड़ोसी मुल्क में, अगरचे उससे हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं, हिंदुस्तान में कांग्रेस के और इसके दूसरी जो बीजेपी है और दूसरी जमातों के कई सरबरा पिछले 25, 30, 40 सालों में बदल चुके हैं। यूके में कई जो सरबरा थे लेबर पार्टी के और दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी के, वो तब्दील होते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर तब्दील होते रहे हैं, लीडरशिप तब्दील होती रही है, नए लोग आते रहे, नए चेहरे आते रहे। पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ी ख़राबी है। इसमें जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हमारी सियासी जमातों का, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक ऐसी ही रवायत के तहत चल रहा है। वो कहते तो हैं कि जी आप बताएं, आप इलेक्शन करवाते हैं, इंट्रा पार्टी कोई भी इलेक्शन नहीं कराते। देखें ना, ये एक बड़ी खराबी। उसके बाद एहतसाब, और अभी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी क्या है? मतलब आप उसी मैनिफेस्टो पर आएंगे जो आपके पहले थे? एक कहता है रोटी कपड़ा और मकान, दूसरा कहता है वोट को इज्जत दो, इसके अलावा कोई है कोई इनके पास? फिर एहतसाब जमहूरियत का एक बुनियादी हिस्सा है
और दुनिया भर में जहाँ डेमोक्रेसीज़ हैं वो उनके अंदर एहतसाब का एक स्ट्रॉन्ग और बड़ा सख्त निज़ाम कायम है। हाँ। अगर कोई रुकन पार्लियामेंट इंडल्ज करता है करप्शन में, इर्रेगुलरिटी में, उसका एहतसाब होता है। कई प्राइम मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ा दूसरे मुल्कों में मामूली बात के ऊपर। इसराइल का एक सदर जो है इस वक्त जेल में है इसी करप्शन के केसेस में। अगर आप पाकिस्तान इसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट्स देखें जो हमारी नेशनल असेंबली की हैं तैयार करदा, उसमें अरबों रुपए की खुर्द बुर्द है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नैब को अगर आप देखें तो नैब के अंदर भी लगता यह है कि आधा पाकिस्तान लूट के लोग खा गए और किसी भी शख्सियत को अभी तक पकड़ा नहीं गया, उसका एहतसाब नहीं किया गया, उससे पैसे रिकवर नहीं किए गए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे वो लोग ठीक है जी जो लोग जी खाकान साहब, अब बात वही आ जाती है कि एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से इस मुल्क में मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकी। अब ये जो इक़दाम लिए जा रहे हैं, यकीनन ये जो रुपया जो डॉलर के मुकाबले में 6% मजबूत हुआ है, हमारे जो गैर मुल्की कर्ज़ों का बोझ है वो कम होगा, इम्पोर्ट आइटम्स हम ख़रीदेंगे वो हमें सस्ती पड़ेगी, हमारी ग्रोथ रेट अच्छी होगी। लेकिन सबसे बड़े अहम सवाल ये है कि अब इसको किस तरह कंसिस्टेंसी के साथ जारी रखने की ज़रूरत है। कौन कौन से ऐसे आप समझते हैं इक़दाम लिए जाएं जिसकी वजह से ये इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आए? तो शाहजी, एक तो मैं जो आपने पहले गुफ्तगू की उसको अगर आगे बढ़ाते हुए कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूँगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, उनको एक सबसे बढ़ के अपने अंदर एक थिंक टैंक्स बनाने पड़ेंगे जो सोशल सेक्टर, इकॉनमी, पॉलिसी इस पे काम करें। क्योंकि मैंने 10-11 साल चूँकि हुकूमत के साथ काम किया है और उनको एडवाइस किया है, मैंने ये देखा है कि जो तैयारी वो करके आते हैं, आई थिंक दैट्स ऑन अ मैक्रो लेवल, तो वो डिफाइन कर देते हैं कि जी हमारे ये मैनिफेस्टोज हैं। बट जब हम ग्रैनुलर लेवल पे आते हैं चीज़ों के, प्राइवेटाइजेशन करनी है, अब बहुत से आप अगर मैनिफेस्टोज देखेंगे आपको एक से लगेंगे, पर आपको ग्रैनुलर लेवल पे जाना पड़ेगा कि पीआईए की रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होनी है, डिस्कोस की रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होनी है, फिर प्राइवेटाइजेशन कैसे चलनी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि शायद अगर वो प्रिपरेशन बेहतर करके आए तो उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो। ये जो मैंने समझा है हुकूमत में रहते हुए और इन पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हुए, आने वाला वक्त बहुत टफ है। जो अगली हुकूमत है उसका चैलेंज इतना बड़ा है कि उनको बहुत प्रिपरेशन करके आना चाहिए। अब आपकी ये बात कि जो इस वक्त हो रहा है, देखिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, उससे हमने एक ग्रे मार्केट को एलिमिनेट कर दिया, इलीगल इलिसिट मार्केट। उसके अलावा हमने स्मगलिंग पे थोड़ा सा काबू पाया। हमने अफगान ट्रेड में जो हमारा ही डॉलर यहाँ से जा रहा था और वो हमारे ही गुड्स पाकिस्तान में बगैर ड्यूटी के आ रहे थे, उसको कर्व किया। ये तो हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। अब आपको आगे पॉलिसी के एक्शंस चाहिए, वो क्या है? आपने बड़ी अच्छी बात सामने रखी पहले कि क्या ये जो हमारी एक्सचेंज कंपनीज थी, वर दे डूइंग द राइट थिंग? आई थिंक देयर वर एक्सचेंज कंपनीज जो कि बी कैटेगरी की थी और जो आउट ऑफ द नेट बगैर नो योर कस्टमर के ऑपरेट कर रही थी, तो उनको अब खत्म किया जा रहा है। अब हम सब ए रेटेड कंपनीज में जाएंगे। शाजिया, उनका जो हुजम है, उनको आपको 50 करोड़ रुपए चाहिए सेटअप करने के लिए। जब मैंने इतने पैसे लगाए होंगे तो आई विल बी सीरियस एंड आई विल नॉट ब्रेक द लॉ। एंड स्टेट बैंक को भी थोड़ा सा अपने अंदर रेगुलेटरी रेजिम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आई नो कि ये एस्टैब्लिशमेंट आके काम करती है एंड आई एम ओपनली विलिंग टू से दिस। काम तो ये हमारे रेगुलेटर्स का है ना। ये तो रेगुलेटरी रजीम अगर उतनी ही कामयाब चल रही होती तो ये सारा काम ना हो रहा होता। आई एम क्वाइट क्लियर ऑन दिस। अब जो तीसरी चीज है ना, वो इंटर बैंक में लिक्विडिटी बेहतर करना है। शायद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, जुलाई में हमने 8.7 अरब डॉलर के ज़खायर थे स्टेट बैंक के, जब हमने IMF से मायदा किया। हाँ। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये 7.6 अरब डॉलर पे नीचे आ गए हैं। हमने इतने पैसे जो हैं वो, चूंकि हमने इंपोर्ट खोली IMF में जाने के बाद, तो ये थोड़े सा हमारे खर्चे भी बढ़े। अब आपको अपने जनीवा के 9-10 अरब डॉलर के प्लेजेस, कमर्शियल लोन्स, मल्टीलैटरल्स के लोन्स, आपके बायलैटरल्स के लोन्स, ये सब कुछ इंश्योर करने हैं। और लेट्स होप शाजिया कि जो की बात सऊदी अरेबिया, GCC कंट्रीज और CPEC, बड़ा ब्रेक थ्रू है ये भी जी, उसमें कोई ब्रेक थ्रू जो है हमें दिखाई दे। ये है डॉलर लिक्विडिटी को लेके चलना इन द शॉर्ट रन। और मैंने लॉन्ग रन में पहले कहा था, मैं हमेशा कहता हूं, बिकॉज लोग बहुत क्रिटिक कर रहे हैं कि जी ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं। देखें,
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्शंस। मैंने आपके सामने एडमिनिस्ट्रेटिव रखे, फिर आपको मैंने पॉलिसी के एक्शंस बताए। स्ट्रक्चरल एक्शन तो वही है कि हमने अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ानी है, हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। अगर अभी तो हमारी क्रॉप्स भी बहुत अच्छी हुई है, कपास, गंदम, अभी चावल हमारी ये बड़ी अच्छी हमारी क्रॉप्स हुई हैं। दुरुस्त जी, दुरुस्त। सो दैट्स अनदर गुड साइन। इंशाल्लाह अगर 12 मिलियन बेल्स हिट करेंगे कॉटन की, विच इज अ वेरी गुड साइन। पिछले साल फ्लड्स की वजह से 5 मिलियन पे थे, तो थोड़ी सी हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है एग्रीकल्चर की वो बेहतर होगी, थोड़ी सी इम्पेटस आएगा, थोड़ी एनर्जी आएगी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी। सो ये एक ओवरऑल तनाजुल है इस वक्त इकॉनमी। ठीक है मंसूर साहब, अब इस वक्त जो हुकूमत और हमारे इदारे बड़ी एक एग्रेसिव पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, और यकीनन जो तारकीन वतन है, जो कि गैर कानूनी तारकीन वतन है, उनके इनखला की बातें की जा रही हैं। अब इस वक्त पाक अफगान वज़राए ख़ारजा की मुलाकात को इस टाइमिंग में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो जब से एपेक्स कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि रेफ्यूजीज, अफगान रेफ्यूजीज या अनडॉक्यूमेंटेड अफगान्स को भेजने के इंतजामात हंगामी बुनियादों पर किए जाएंगे और एक टाइमलाइन भी फिक्स की गई है, उसके बाद से एक पब्लिक नैरेटिव आया हमारी स्टेटमेंट के बाद। अफगानिस्तान की वज़रा की तरफ से, उनके हुकूमत के नुमाइंदों की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आई, जिससे ये इंप्रेशन क्रिएट हुआ कि शायद दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ कशीदगी में हैं इस इशू को लेकर। मेरा ख्याल है कि जो दोनों वज़राए ख़ारजा की अब मुलाकात हुई है, उससे ज़रा थोड़ा सा इस इशू में स्टेबिलिटी को लाने में मदद मिलेगी। देखिए, ये बहुत अहम है इस बात का जिक्र करना कि 1979-80 से लेकर आज तक पाकिस्तान दुनिया के अव्वलीन ममालिक में से है रिफ्यूजीज होस्ट करने में, और इसमें से सबसे बड़ी तादाद अफगान की है। 1980 से लेकर आज तक हम तकरीबन 4 मिलियन यानी 40 लाख रिफ्यूजीज अफगान को एक वक्त में होस्ट करते हैं। इसमें एक तो वो अफगान हैं जो रजिस्टर्ड हैं यूएनएचसीआर के साथ एज रिफ्यूजीज, लेकिन इसके साथ ही मंसूर साहब 14 लाख अफगान जो है वो रजिस्टर्ड हैं खाली, हालांकि 44 लाख मौजूद हैं जी। लेकिन बाकी जो हैं वो तकरीबन 1.7 मिलियन या इससे भी ज्यादा वो अनडॉक्यूमेंटेड अफगान हैं। वो अफगान हैं जो कि किसी वजह से पोरस बॉर्डर होने की वजह से बगैर किसी डॉक्यूमेंट के यहाँ दाखिल हुए और रह रहे हैं। अफगानिस्तान की सिचुएशन की वजह से 2021 में जब तालिबान ने टेक ओवर किया और मैं वहाँ पे सफीर था, तो उस वक्त हमने एक बड़ी मैसिव इवैक्यूएशन की थी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर। उसमें भी जो जिन लोगों को वीजे इशू किए गए थे वो यहाँ आके टेम्परेरीली आए, लेकिन उनके वीजे फिर एक्सटेंड नहीं कराए उन्होंने। तो इस तरह के अफगान की जो तादाद है, इनको अब वापस भेजने के हुकूमत जो इंतजाम करेगी उसमें थोड़े से चैलेंजेस आएंगे। तो एक तो पब्लिक नैरेटिव, पब्लिक लेवल पे जो रेटरिक है या नैरेटिव है उसको लोअर डाउन करने की जरूरत है। दूसरे, अफगान हुकूमत के साथ इस इशू पर भी, और दूसरे जो इश्यूज जुड़े हुए हैं इससे, जिसमें आपने ट्रांजिट ट्रेड का जिक्र किया, वो इससे बहुत जुड़ा हुआ इशू है क्योंकि बॉर्डर की मूवमेंट से रिलेटेड है वो। और फिर पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट ग्रुप्स की मूवमेंट है, टीटीपी। लेकिन मंसूर साहब, पाकिस्तान तो अफगान तालिबान के साथ, अफगान हुकूमत के साथ हर बार बात कर चुका है। अभी यूएन के फोरम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात उठाई अक़वाम आलम के सामने कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इसमें अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, टीटीपी उसमें मुलव्वस है, शवाहिद दिए गए हैं। लेकिन अफगान हुकूमत की जानिब से जवाब ये आता है जब कि ये पाकिस्तान का अपना इंटरनल मामला, ये खुद इसको देखे, तो पाकिस्तान की तो मजबूरी है कि वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट में इस तरह के इकदाम ले। लेकिन अगर इन तमाम इश्यूज को मिलाकर एक वसीउल बुनियाद एजेंडे के ऊपर हम जाएंगे, जिसमें रेफ्यूजीज का और जो अफगान यहाँ रह रहे हैं उनका इशू भी होगा, जिसमें बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर इश्यूज भी होंगे, जिसमें अफगान ट्रेड और ट्रांजिट को फैसिलिटेट करने के इश्यूज भी होंगे, तो चूंकि उसमें अफगानिस्तान की इंटरेस्ट भी होंगी, स्टेक्स भी होंगी, और उसमें पाकिस्तान की स्टेक्स भी होंगी कि यहाँ से अफगान को अब बतदरीज एक प्रोग्राम के तहत वापस जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल जब म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात आएगी तो इस किस्म के मामलात पर एक सोल्यूशन इस किस्म के मामलात का तलाश करने में ज्यादा बेहतर मदद मिलेगी। जब हम इंडिविजुअली किसी एजेंडा पे डील करते हैं या सिक्योरिटी इश्यूज को एक अलग से डील करते हैं और दूसरे इश्यूज को अलग से डील करते हैं, तो फिर हमारे दरमियान वो हम आहंगी पैदा नहीं हो पाती। ठीक है जावेद साहब, अब पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मामलात, मतलब हमने अफगानियों को एक तरह से जब रेफ्यूजीज आ रहे थे तो हमने बेहतरीन मेहमान नवाजी की,
लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अफगान हुकूमत ने, चाहे वो कोई भी उनकी हुकूमत रही हो, चाहे वो अशरफ गनी हो, चाहे व्हाटएवर हो, लेकिन उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को उस तरह से सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि 1989 के बाद जब ये मामला सारे शुरू हुए, उस वक्त से अफगानिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम आया, उससे सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला मौशी तौर पर भी और जो हमारे सिक्योरिटी के मामला भी हैं, पाकिस्तान ने सफ़र किया, और पाकिस्तान उस वक्त से आवाज़ उठाता जा रहा है। तो क्यों नहीं सुनी गई बात? देखें, पाकिस्तान अफगानिस्तान का नेबर है, और 40 साल से जब 79 में सोवियत फोर्सेस एंटर हुई, हम फ्रंट लाइन स्टेट बने, और वो कहते हैं ना, वी वर बियरिंग द ब्रंट ऑफ द सिचुएशन, हम बराह रास्त उससे मुतासर थे। ये जो अफगान रेफ्यूजीज आए थे 30, 35, 40 लाख, उस वक्त से आए हुए हैं। फिर कुछ वापस भी गए, लेकिन ज़्यादातर यहीं स्टे करते रहे। फिर अमेरिकन आ गए, नेटो आ गया, और उन्होंने फिर मज़ीद लोगों को इस तरफ धकेल दिया। तो एक अनस्टेबल अफ़गानिस्तान और ऐसा मुल्क जिसमें मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से आए हुए दहशतगर्द मिलिटेंट्स, अस्करियत पसंदों का एक इकट्ठ था, वो पाकिस्तान के लिए एक दर्द सर बना रहा। हमने बड़ी कोशिश की कि अफ़गानिस्तान स्टेबल हो, अफ़गानिस्तान में अमन हो, और अफ़गानिस्तान भी प्रॉस्पर करे। और जब से लास्ट जब ये नेटो और अमेरिकन फोर्सेस वापस गई हैं, तो पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी, कोशिश थी, तवक्को थी कि अफ़गानिस्तान अब एक पुरअमन मुल्क बनेगा। हमने तालिबान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, हमारे जो लीडर्स हैं, उन्होंने मुज़ाकरात किए कि आप अपनी सरजमीन को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने दें। TTP, दाइश और दूसरी जो IS वगैरह तंजीमें हैं, उनको अब रैन इन करें, उन पर काबू पाएँ। लेकिन हमें मायूसी हुई है, और TTP ख़ास तौर पर, और आपने देखा पिछले चंद हफ्तों में, चंद माह में इतनी सर्ज हुई है टेररिस्ट वाक़यात के अंदर, फ़ौज के ऊपर हमले, पुलिस पे हमले, मस्जिदों में हमले। अभी जो रिसेंटली बलूचिस्तान में ईद मिलादुन नबी के उस जुलूस पर हमला, तो ये देखें ना, ये सारी चीज़ें, ये इसके रूट्स अफ़गानिस्तान में, और हम उनको बार बार ये तवज्जो दिला रहे हैं कि आप काइंडली इन लोगों को रोकें। और कभी तो वहाँ से बयान आ जाता है कि ये आपका मसला है, आप निपटें। तो इस तरह तो मामलात नहीं चलेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा की अभी मीटिंग हुई है तिब्बत में, तो मेरा ख्याल है इस तनाज़ुर में बड़ी अहम मीटिंग रही है। अहम मीटिंग है, और उन्होंने बात किया। इसके अलावा हमारे एक नुमाइंदे ने रूस में भी, मॉस्को में भी एक मीटिंग हुई है रिसेंटली ऑन अफ़गान सिचुएशन, उसमें भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे उन्होंने पेश किया। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान अपनी सरजमीन को दहशत गर्दों के आमाजगार न बनने दे। अमेरिकन भी इस पर कंसर्न शो कर रहे हैं, यूरोपियन भी कर रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान में एक दफ़ा फिर खुदा न खास्ता टेररिज्म और दहशत गर्दी, और ये भी देखना चाहिए अफगान हुकूमत को कि कौन से सर्कमस्टांसेस हैं कि उनके अपने शहरी अपने मुल्क वापस नहीं आना चाह रहे, इतना फियर क्यों है? तो आप उसको बेहतर करें और अमन लाएं, इस्तेकाम लाएं। दुनिया आपकी मदद करना चाहती है, लेकिन आपकी अपनी पॉलिसीज़, मसलन ख़वातीन को तालीम ना देना, मदरसे बंद, स्कूल कॉलेजेस बंद कर, वगैरह वगैरह, ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो रही है, आप आइसोलेट हो रहे हैं। तो आप दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो करें, इन्वेस्टमेंट लाएं अफगानिस्तान में। ठीक है। अच्छा खाकान साहब, गवर्नर्स की हमने बात कर ली, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो लिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, उस पर बात कर ली। अब सवाल यही है कि हमने जो बात की थी कि रुपए की कदर को मजबूत बनाने के लिए डॉलर की ज़्यादा तादाद चाहिए, जिसमें नंबर 1 रेमिटेंसेज हैं। हम अपने जो बाहर हमारे शहरी रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, उनसे कहें कि जी वो रेमिटेंसेस में इजाफा करें। हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, जिसमें हमने बात की। हमें अपनी बहुत सारी, मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत होगी। इस वक्त चूँकि SIFC का मामला चल रहा है, गैर मुल्की सरमायाकारी चल रही है, और यकीनन हम इस एलिमेंट पर काम भी कर रहे हैं। इसमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। जिस तरह तवातुर के साथ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और पाकिस्तान बार बार आवाज़ उठा रहा है कि अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट में वो ये एग्रेसिव एक्शन भी ले रहा है, तो आप नहीं समझते कि इसके लिए पाकिस्तान को एक लॉबिंग करने की भी ज़रूरत है? इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दुनिया में। पाकिस्तान को अब ये दुनिया को बराबर कराने कि हम अपना घर खुद ठीक करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम अक्रॉस द बॉर्डर स्मगलिंग हो वो नहीं इजाज़त देते, होर्डिंग हो हम नहीं इजाज़त देते, ईरान से तेल भी स्मगल हो रहा हो तो हम नहीं इजाज़त देते। हम अगर अफगानिस्तान का अफगान ट्रांजिट ट्रेड का मसला है हम नहीं इजाज़त देंगे।
सो अगर हमने अपना घर इस तरह ठीक किया और दुनिया को ये बराबर कराया कि पाकिस्तान इज़ अ गुड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, उसमें देखें ना दुनिया को अभी हम 3 चीज़ें मेरा ख्याल कर सकते हैं। एक तो ये है कि फूड सिक्योरिटी की नीड है मिडल ईस्ट की, वहाँ से आई थिंक हम उनको एंटाइस कर सकते हैं कि वो आके हमारे यहाँ कॉर्पोरेट फार्मिंग करें। आई थिंक इस पे बातचीत SIFC के प्लेटफॉर्म पे की जा रही है। नंबर 2, हमने सीपेक के अंडर, आप खुद सोचिए, 41,000 मेगावाट से जायद बिजली लगाई हुई है। हम बिजली की खपत अपनी पीक पे भी 25-26 हज़ार मेगावाट से ऊपर नहीं लेके जाते। ये असल मकसद तो ये नहीं था ना कि शादी घरों में बिजली इस्तेमाल हो, असल मकसद तो ये था कि यहाँ पे जूते की फैक्ट्री लगेगी, वो जूता दुनिया में बिकेगा। असल मकसद तो ये था कि यहाँ पे कोई चिप बनेगी, वो चिप वियतनाम जाएगी और वहाँ पे जाके कोई फ़ोन में लगेगी। सो जो असल मकसद था वो सीपेक 2 की तरफ मूव करना था। सो सीपेक 2 जो है उसको अट्रैक्ट किया जाए, ये दूसरी इन्वेस्टमेंट है। और तीसरी जो चीज़ मैंने तो हमेशा कहा, शाजिया, मैंने एक आर्टिकल लिखा था 15 दिसंबर 2022 को, जहां से मेरा ख्याल है ये चीज़ सारी एमिनेट करती है, वो ये था कि ये रॉक्स एंड क्रॉप्स की कहानी है पाकिस्तान की। एक बहुत रिच मिनरल रिसोर्स है बलूचिस्तान का, एक बहुत कल्टिवेबल लैंड है पाकिस्तान का, जो 9 मिलियन हेक्टेयर्स अवेलेबल है। मैं बलूचिस्तान के एस्टिमेट इसलिए नहीं देता, मुझे मालूम है कि 6,500 अरब का एस्टिमेट है, पर मैंने उन स्टडीज़ को, जियोलॉजिकल स्टडीज़ को उतने गौर से समझा नहीं है कि मैं खुद कोट करूं। ये एक एस्टिमेट PDM के टाइम पे एक कॉन्फ्रेंस में दिया गया, मैं मान लेता हूं कि इसके इर्द गिर्द होगा, छोड़ दीजिए उसको। 2028 अक्टूबर में इंशाल्लाह पाकिस्तान का जब पहला कॉपर बैरक निकालेगा रेकोडेक्स से, तो दुनिया में $1 अरब का भी वो एक्सपोर्ट होगा। तो ये हम एक नई तारीख रकम करेंगे पाकिस्तान में। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट लानी है। आखिरी बात ये कहूँ, तो ये अफगान ये जो ट्रांजिट ट्रेड है इसमें जो रेगुलेट कर रही है, इससे हमारी जो मुआशी मसाइल है वो कितने फीसद हल हो जाएंगे? और ये जो अशिया पर पाबंदी लगाई है अफगानिस्तान जाने पर, इससे स्मगलिंग में कितनी कमी होगी? शायद ये 2-3 चीज़ें हैं। मतलब मैं 2010 से ये कह रहा हूँ कि ये ट्रांजिट ट्रेड का जो एग्रीमेंट है ये ख़त्म हो चुका है। हम हर 6 महीने इसको चला रहे हैं और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे नहीं है। अफगानिस्तान की लास्ट ईयर अगर ट्रेड 4 बिलियन थी तो इस साल 6.7 बिलियन डॉलर के करीब चली गई। ये कहाँ सामान इस्तेमाल हुआ है? हुआ ये है कि ये अनड्यूटी पेड, अनटैक्स्ड सामान जो है, इलेक्ट्रिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंथेटिक फाइबर, टायर, ट्यूब, ये सारे पाकिस्तान आके बिकते हैं। और मतलब बगैर टैक्स के, एक टैक्स का बहुत बड़ा नुकसान है। एस्टिमेट्स गो फ्रॉम 500 बिलियन to 1000 बिलियन रुपीस ऑफ टैक्स लॉस जो हमें होता है। ये एक चीज़ है। फिर शाजिया, ये जो सारी रकम है ये वही हुंडी हवाला से पाकिस्तान की रेमिटेंस है जिससे ये 5-6 अरब डॉलर जो है फाइनेंस होता है। अफगानिस्तान कहाँ से पैसे लाता है डॉलर्स में? ये अपने जो वहां भी जाता है सामान अगर सारा, तो वो कहाँ से पैसे लाता है? वो तो इसीलिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर फीस लगाई है जी। इसीलिए अब हमने कहा है कि 212 आइटम आई थिंक हैं जिनको बैन किया है क्योंकि उनकी तो कोई खपत नहीं है वहां पे, तो वो पाकिस्तान में लीगल ना बिकें। फिर हमने कहा है कि 10% सेस हम इसको कहते हैं कि हमने लगाया है, और फिर हमने बैंक गारंटी मांगी है उनसे। तो थोड़ा सा रेगुलेट करने की तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये इनफॉर्मल इकोनॉमी को मतलब काफी ठीक है। मंसूर साहब, अभी चैलेंज दूसरे एस्पेक्ट से हमें बहुत नजर आ रहे हैं। जिस तरह बलूचिस्तान की बात हो रही है, जिस तरह खाकान साहब ने कहा कि रिच मिनरल रिसोर्सेज वहाँ पर मौजूद हैं, सीपैक दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत ठीक होते हुए नज़र आ रही है, दुनिया सरमायाकारी में हमें दिलचस्पी ले रही है पाकिस्तान में, यहीं पर हमें सिक्योरिटी थ्रेट भी बहुत नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हुकूमत जो एक डिप्लोमेसी चैनल चला रही है और जिस तरह अफगानिस्तान से सही तरीके से डील कर रही है, थोड़ा सा प्रेशर रख रही है ताकि अफगानिस्तान जो है वो अपनी जो कमिटमेंट उसने की हुई थी उसको तो पूरा करे। जी देखिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जिसमें बहुत बड़ा पोर्शन बलूचिस्तान के साथ है और एक खासा बड़ा पोर्शन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ है। और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक इस बॉर्डर पे अमन नहीं होगा, हमारे यहाँ बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट या जो बलूचिस्तान में मुआशी तरक्की के प्लान्स हैं या सीपैक और इस किस्म के कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं वो फल फूल नहीं सकेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अफगानिस्तान के साथ
एक तो बायलैटरल बुनियादों पर एक, जिस तरह मैंने कहा, वसीउल बुनियाद डायलॉग की तरफ जाएं, जिसमें उनकी भी इंटरेस्ट हो कि बॉर्डर को पुरअमन रखने की अहमियत को वो भी समझ सके और बॉर्डर को पुरअमन रखने में हमारी मदद कर सकें। दूसरा एक और हमें चैनल करना चाहिए, और वो ये है कि अफगानिस्तान के तमाम जो 6 नेबर्स हैं हमारे समेत, उन सबको कोई किसी न किसी चैनल से मुतालिक शिकायत हैं, तो हमें के फोरम को भी अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ एंगेज करना चाहिए नेबर्स के फोरम के थ्रू, ताकि तमाम नेबर्स मिलकर भी ये प्रेशर डालें कि देखें अब ये 50 साल की गुज़िश्ता बदअमनी और जंग का खात्मा होना चाहिए, हमें बॉर्डर्स को पीसफुल करना चाहिए और इकोनॉमिक इंटरेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और यकीनन जिस तरह हम देख रहे हैं कि निगरान और फ़ौज की मदद से मौशी पॉलिसियों के समरात आने शुरू हो चुके हैं, साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने जो इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स है उसको लेकर बड़ा कंसर्न है। एक प्रोडक्टिव किस्म की सिक्योरिटी जो है उसके फ्रेमवर्क के बनाने की बात की जा रही है, डिप्लोमेसी चैनल चलाए जा रहे हैं। यकीनन ये बहुत अच्छे इकदाम हैं, लेकिन साथ साथ बायलैटरल मुज़ाकरात की भी गुंजाइश है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात देरीना भी हैं, दोस्ताना भी हैं, भाईचारगी भी है। अफ़गानिस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि अगर अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम होगा तो पाकिस्तान में भी इस्तेहकाम होगा और ख़ित्ते में इस्तेहकाम होगा, जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान के खुद अपने लिए बहुत फ़ायदेमंद है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।